नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत सुबह 9 बजे के हेडलाइंस के साथ। अगस्टा वेस्टलैंड मामले में बड़ा खुलासा। इटली के जज ने कहा किसी राजनेता के खिलाफ सबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग को सरकार ने किया खारिज। घरेलू कोयले के इस्तेमाल संबंधी नियमों में ढील। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला। बिजली उत्पादन में राज्य कर सकेंगे सभी कोल ब्लॉक का इस्तेमाल। लागत में आएगी कमी। पश्चिम बंगाल में आखिरी दौर के लिए वोटिंग जारी। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें। 25 सीटों पर 170 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मोबाइल टावरों के रेडिएशन से स्वास्थ्य को खतरा नहीं। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान। कैंसर और दूसरी बीमारियों की बातें अफवाह, वैज्ञानिक आधार नहीं। तंबाकू कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। सिगरेट पैकेट के 85% हिस्से पर देनी होगी वैधानिक चेतावनी। सभी 27 मामले कर्नाटक हाईकोर्ट में स्थानांतरित। 8 हफ्ते में निपटारे का आदेश। अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में फैसला देने वाले इटली के जज ने कहा है कि रिश्वत लेने में किसी भारतीय नेता के शामिल होने के सीधे सबूत नहीं मिले हैं। न्यायाधीश मार्को मारिया मेगा ने टीवी चैनलों से कहा कि यह सिर्फ संभावना है और इसका पता लगाना भारतीय जांच एजेंसियों का काम है। हालांकि जज ने माना कि बिचौलिए गोइदो हाशके का नोट असली है। हाथ से लिखे इस नोट में अधिकारियों और नेताओं को घूस देने का जिक्र है। मिलान अदालत में जज मेगा ने कहा कि उनका फैसला कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ था और घूसखोरों की पहचान करना अदालत का काम नहीं था। इस मामले में अदालत ने अगस्ता कंपनी के 3 अधिकारियों को सजा दी है। भारत सरकार से मिले सहयोग पर उन्होंने कहा कि उनके पास में है सीएजी रिपोर्ट, समझौता पत्र और अनुरोध प्रस्ताव की प्रति के अलावा कुछ नहीं था। I have no evidence and I can say nothing about official or politicians, Indian official or politician out of family Tyagi. We know that family Tyagi supported Augusta Westland because we have documents, internal documents of Augusta Westland that show that. और इस बीच केंद्र सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने से इनकार कर दिया है। कल राज्यसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इसकी मांग की। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है और सरकार सच का पता लगाएगी। पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने सरकार से कहा कि विपक्ष को धमकी देने की बजाय दोषियों पर कार्रवाई की जाए। अगस्ता वेस्टलैंड करार मामले में राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने यूपीए के दौरान हुई चूक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की बात सामने आने के बाद अब दोषियों का पता लगाने का समय है। This inquiry will necessarily focus on the roles of these named in the judgment of the Italian court. It will also important for ensuring a comprehensive investigation that an individual with involved in Augusta Westland. कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इटली कोर्ट के फैसले में सोनिया गांधी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पार्टी सांसद अहमद पटेल ने कहा कि अगर आरोप साबित हुए तो वो सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। फिर से रिपीट करूंगा, मैं इस्तीफा दूंगा और सार्वजनिक जीवन छोड़ के चलूंगा। लेकिन जो लोग गलत आरोप लगाते हैं, बेबुनियाद निराधार आरोप लगाते हैं, किसी के सार्वजनिक जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको क्या सजा देना? You have to first speed up the arbitration proceedings. We have appointed our side, Jeevan Reddy, Jeevan Reddy. They have also appointed their side. We have demanded heavy compensation from them. Conduct the case successfully and get the money for us, more money for us as a compensation. बीएसपी सांसद मायावती ने कहा कि जब जांच जारी है तो चर्चा करना गलत है। वाम दलों ने इस मामले में सीबीआई जांच को लेकर सवाल उठाया। और एक बात यह है, चाहे न चाहे, एक बड़ी पार्टी तो अपोजिशन में आपकी कांग्रेस पार्टी है। आप उसके नेताओं को या किसी को भी जब आरोप लगाते थे हो तो आरोप यदि आपके पास है तो पुख्ता लेके आ जाओ, प्रमाण के साथ। सरकार आपके पास, ईडी आपके पास, सीबीआई आपके पास, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आप सब कुछ आपके पास है। JPC was not constituted, but the case was handed over to CBI. Now 2 years have passed after you came to power. What is the progress made by CBI? Now we have this, that there was bribe taken.
Now, it can't be just one person in the Air Force. He cannot do this alone. And the Italian High Court judgment says that they were servicemen, they were bureaucrats, and they were politicians. चर्चा के बाद नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि सरकार ने जवाब देने के बजाय आरोप लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिजली उत्पादन की लागत कम करने के लिए कल कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ। इसके तहत घरेलू कोयले के इस्तेमाल के नियमों में ढील दी गई है। अब किसी राज्य को आवंटित कोल ब्लॉक को एक माना जाएगा और वहां की बिजली कंपनियां इसका उपयोग कर सकेंगी। अभी तक बिजली कंपनियों के लिए आवंटित कोल ब्लॉक से ही कोयले का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब राज्य सरकार अपने यहाँ के किसी भी कोल ब्लॉक के कोयले का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए कर सकेंगी। अभी ये नियम सरकारी कंपनियों पर लागू होंगे और फिर निजी कंपनियों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे कोयला ढुलाई की लागत कम होगी और कारखानों की क्षमता बढ़ेगी। साथ ही इस कदम से विद्युत उत्पादन लागत में प्रति यूनिट 40 से 50 पैसे की कमी आने की भी संभावना है। कोयले की लिंकेज इंडिविजुअल प्लांट को देने के बदले स्टेट वाइज होगी। तो जितने कोल एक स्टेट के अलग अलग प्लांट्स को दिया गया है, वो सबको कंबाइन करके उस स्टेट को कुल उतने मिलियन टन कोयला अलॉट हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने विजय माल्या के सदन की सदस्यता के इस्तीफे को कल मंजूर कर लिया। इससे पहले सभापति ने तय प्रक्रिया के मुताबिक इस्तीफा नहीं भेजने के कारण इसे मंजूर नहीं किया था, जिसके बाद विजय माल्या ने दोबारा लिखित इस्तीफा राज्यसभा को भेजा था। इससे पहले कल राज्यसभा की आचार समिति ने अपनी रिपोर्ट में विजय माल्या की राज्यसभा की सदस्यता तत्काल समाप्त करने की सिफारिश की थी। Sit down. I have to inform the members that the Honorable Chairman has received a letter dated 3rd of May 2016 from Dr. Vijay Mallya, member representing the state of Karnataka, resigning his seat in the Rajya Sabha. He has accepted his resignation with effect from the 4th of May 2016. और अब बात विधानसभा चुनाव की। पश्चिम बंगाल में छठे और आखिरी दौर के लिए मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इस दौर में 2 जिले पूर्व मेदिनीपुर और कूच बिहार के 25 सीटों पर मतदान हो रहा है। कूच बिहार जिले में 9 सीटें हैं और पूर्व मेदिनीपुर जिले में 16 सीटें हैं। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत और सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए हैं। इस दौर में केंद्रीय बलों की कुल 361 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा राज्य पुलिस के 12,000 जवान भी केंद्रीय बलों के साथ सहयोग कर रहे हैं। कूच बिहार में 157 जबकि पूर्व मेदिनीपुर में 557 इलाकों को संवेदनशील करार दिया गया है। इस दौर में सभी सीटें सियासी लिहाज से अहम हैं, लेकिन सबकी नजरें नंदीग्राम सीट पर टिकी हैं, जहां से ममता बनर्जी के करीबी और तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद शुभेंदु अधिकारी मैदान में हैं। वाम दलों और कांग्रेस ने गठबंधन के तहत सीपीआई के अब्दुल कबीर शेख को मैदान में उतारा है। और आज के मतदान के साथ ही पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इन सभी सीटों पर मतगणना का काम 19 मई को किया जाएगा। और अगर आंकड़ों की बात करें तो इस दौर में कुल 170 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें से 18 महिला उम्मीदवार हैं। इस दौर में सबसे कम 5 उम्मीदवार पंसकुरा पूर्व, मोयना, नंदीग्राम, पताशपुर, खेजुरी और इगरा सीट पर हैं, जबकि सबसे ज्यादा 9 उम्मीदवार बेकरीगंज, दिनहाटा और पंसकुरा पश्चिम सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आखिरी दौर में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने सभी 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि गठबंधन के तहत कांग्रेस 4 और सीपीएम 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सीपीआई को 5 सीटें दी गई हैं। इस दौर में 24 निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए कुल 6,774 मतदान केंद्र बनाए हैं और इस दौर में 7,790 ईवीएम मशीनें लगाई गई हैं। 621 मशीनों पर वीवीपीएटी की सुविधा दी जा रही है। छठे दौर में कुल 58,04,019 मतदाता हैं। इसमें पुरुष 30,11,574 और 27,80,150 महिला मतदाताओं की तादाद है। वहीं 12,227 सर्विस मतदाता हैं और 68 अन्य श्रेणी के मतदाता भी हैं।
हल्दिया से पंचानन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका रुख करेंगे। पंचानन, आखिरी दौर का मतदान है, 25 सीटें हैं, कैसा चल रहा है फिलहाल मतदान? प्रीति, देखिए, हमने जो तस्वीरें आपको भेजी हैं वो मतलब अद्भुत उसको कह लीजिए डेमोक्रेसी के लिए कि सुबह 7 बजे की बजाय सुबह 5:30 बजे लोगों से हमने पूछा तो 5:30 बजे से आकर और हजारों की संख्या में लाइन लगी हुई थी। ऐसी हमने यहाँ पर तस्वीरें देखी हैं। तो ये एक बहुत ही उत्साहजनक है चुनाव आयोग के लिए भी और खासकर हमारे इस प्रदेश के लिए भी जहाँ के लिए चुनाव हो रहा है। और जहां तक रही सुरक्षा की बात, तो सुरक्षा के जो इंतजाम है वो अभूतपूर्व रहे हैं। अब तक 5 चरण जो बीत चुके हैं, 6वें चरण में भी जैसा कि हमने बताया कि 361 पैरामिलिट्री की फोर्सेज लगी हुई हैं। हम आज जो चुनाव है वो कूच बिहार और पूर्वी मेदिनीपुर, ये 2 जिले हैं जिनमें यह चुनाव है। कल का ही डेवलपमेंट है कि चुनाव आयोग ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले के लिए जो पुलिस का पर्यवेक्षक होते हैं, IPS एक अधिकारी, उसकी एक और तैनाती की है। ये मतलब इसका मतलब अब यहाँ 2 पर्यवेक्षक हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको कितना सेंसिटिव और कितना जरूरी माना जा रहा है। तो ये चुनाव आयोग के कुछ निर्देश हैं और जो पोल के बाद जो हिंसा होती है उसको लेकर भी 3 तारीख को निर्देश जारी किए गए। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि चुनाव आयोग की कोशिश है कि हिंसा मतदान के दौरान और मतदान के बाद भी बिल्कुल ना हो पाए और उसी के लिए ये एहतियाती जो है वो कदम उठाए गए, तमाम एहतियात बरते गए हैं, अच्छे गति से जारी जी है। बिल्कुल। और जैसा अब हमारे संवाददाता हम तक खबर पहुंचा रहे, सुबह 5:30 बजे से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जाहिर तौर पर एक अच्छा मतदान प्रतिशत फिर से छठे दौर में देखने को मिलेगा, यही उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। मोबाइल टावर और हैंडसेट के रेडिएशन का इंसानों और दूसरे जीव जंतुओं पर खराब असर का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस तरह के रेडिएशन से कैंसर और अन्य बीमारियों की बातें सिर्फ अफवाह हैं। उन्होंने इसे पूरी तरह से बेबुनियाद बताते हुए कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के 30 साल के शोध में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। प्रसाद ने कहा कि देश के 6 हाईकोर्ट अलग अलग आदेशों में ये स्पष्ट कर चुके हैं कि मोबाइल टावर के रेडिएशन से मानव जीवन पर किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। पूरी दुनिया में इस तरह का कोई असर नहीं देखा गया। उन्होंने पूछा कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और कोरिया तक में इस तरह की बातें कभी नहीं उठी। दूरसंचार मंत्री ने अपील की कि अगर हम मोबाइल फोन के बिना नहीं रह सकते तो हमें ज्यादा मोबाइल टावर लगाने की इजाजत देनी होगी। वर्ल्ड ओवर इसका कोई इंपैक्ट नहीं है और मैं सभी सम्मानित सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप कॉल ड्रॉप की शिकायत करते हैं, अगर टावर नहीं लगेगा तो कॉल ड्रॉप होगा। इसलिए कृपा करके अपने क्षेत्रों में ये जो एक प्रकार का कंफ्यूजन है लोगों को बताइए, ये बिल्कुल मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है। तंबाकू कंपनियों को सिगरेट के पैकेट पर 85% हिस्से पर वैधानिक चेतावनी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वैधानिक चेतावनी छापने संबंधी केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों में सिगरेट के पैकेट पर वैधानिक चेतावनी के सभी 27 केसों को कर्नाटक हाईकोर्ट में स्थानांतरित किए जाने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए मामले का निपटारा 8 हफ्ते के भीतर करेगी। शीर्ष अदालत ने साफ किया कि जब तक हाईकोर्ट इस मामले का निपटारा करके अपना अंतिम आदेश जारी नहीं कर देती तब तक सिगरेट कंपनियों को 85% हिस्से पर वैधानिक चेतावनी देनी होगी। तंबाकू कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र की अधिसूचना रद्द करने की मांग की थी। केंद्र सरकार की अधिसूचना के मुताबिक 1 अप्रैल से सभी कंपनियों के लिए पैकेट पर 85% वैधानिक चेतावनी देना जरूरी है। और खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। नए चेहरे, बड़े बड़े नाम, हमसे कहाँ भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। अब चारों तरफ बंद है दुनिया की गली। दर्शकों की और पाठकों की ऐसी कोई डिमांड आपके पास नहीं है और हम क्या दे रहे हैं उनको ये कई बार हम तय करते हैं। हर मूवी में मेरे डायरेक्टर मुझे कभी ना कभी बोलते ये रोल तुम कर लो, बट नहीं, मेरे को कभी एक्टिंग का नहीं था। सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। देखिए गुफ्तगू सीजन 5 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
उत्तराखंड राष्ट्रपति शासन मामले में सुप्रीम कोर्ट में 6 मई को सुनवाई होगी। बुधवार को केंद्र सरकार ने कोर्ट से शक्ति परीक्षण की व्यवहारिकता पर विचार करने के लिए और समय मांगा। केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल जवाब में कहा गया है कि वो शक्ति परीक्षण पर गंभीरता से विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने की व्यावहारिकता बताने के लिए 2 दिन का समय और दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल जवाब में कहा गया है कि वो शक्ति परीक्षण पर गंभीरता से विचार कर रही है। मामला अब शुक्रवार को 10:30 बजे लिया जाएगा। उसके दौरान स्टे चालू रहेगा, मतलब कि राज्यपाल का जो प्रेसिडेंट रूल है वो चलेगा और फ्राइडे को ही पता चलेगा कि आगे क्या पोजीशन बनती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही शक्ति परीक्षण की स्थिति में बहुमत का दावा कर रही हैं। हमारा 18 तारीख को भी बहुमत था, 28 को भी था, 31 को भी था और आज भी है और जिस दिन ये फ्लोर टेस्ट होगा उस दिन भी रहे। मेजॉरिटी हमारे साथ है, कांग्रेस के 9 लोग छोड़ के आए हुए हैं। सवाल झगड़ा तो इसी बात का था, तो फ्लोर पे जब भी टेस्ट का आदेश न्यायालय से होगा भारतीय जनता पार्टी तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को उत्तराखंड हाईकोर्ट के राष्ट्रपति शासन हटाने के आदेश पर रोक लगा दी थी। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश देने वाले हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस KM जोसेफ का तबादला कर दिया गया है। अब वो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और अब खबर सूखा, जल संकट और गर्मी की। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा है कि सूखे से निपटने के लिए संसद को एकजुट होने की जरूरत है। संसद परिसर में एक वर्कशॉप के उद्घाटन पर कल उन्होंने ये बात कही। स्पीकर ने कहा कि ये पानी के स्रोतों का धीरे धीरे खत्म होना सबसे बड़ी चुनौती है। वर्कशॉप में संसद के 89 सांसद हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ सूखे और पानी की समस्या और नदियों को जोड़ने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। बुंदेलखंड का महोबा जिला गंभीर सूखे और जल संकट से जूझ रहा है। खेती तबाह हो चुकी है, लेकिन सरकारी राहत है कि पहुंचने का नाम ही नहीं लेती। आलम यह है कि यहां भी रेलगाड़ी से पानी लाने का फैसला लिया गया है। ये ट्रेन राजस्थान के कोटा से पानी लेकर गुरुवार शाम को रवाना होगी, जो अगले दिन सुबह उत्तर प्रदेश के महोबा पहुंचेगी। राज्यसभा टीवी की खास रिपोर्ट। आल्हा उदल की नगरी महोबा वैसे तो वीरता के लिए मशहूर है, लेकिन स्वाभिमानी बुंदेलों की ये धरती आज सूखे और गंभीर जल संकट की वजह से सुर्खियों में है। यहाँ 7 नदियों के अलावा कई बांध और तालाब हैं, लेकिन आज हालात इतने बदतर हैं कि टैंकर से पहुँचाए जा रहे पानी के लिए मारामारी मच जाती है। गांवों और किसानों की दशा सबसे खराब है। ऐसे में बिजली के भारी भरकम बिलों ने लोगों को आंदोलित कर दिया है। एक मजदूर है, भट्टा मजदूर, उसका लाखों में बिल है। छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, उनके लाखों में बिल भेज दिए गए और उनकी लाइट काटी जा रही है। छतरपुर महोबा सीमा से ही सूखी उर्मिल नदी यहाँ की तस्वीर का संकेत दे देती है। खेती तबाह हो गई है। किसानों और मजदूरों के लिए 2 जून की रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसी के मद्देनज़र बुंदेला समाज ने रोटी बैंक शुरू किया है। जल संकट की वजह से पलायन हो रहा है, लेकिन करबई इलाके में क्रैशर पानी की बर्बादी में लगे हैं और प्रबंधन का कोई इंतजाम नहीं। सरकारी मदद भी नाकाफ़ी है। हमने उत्तर प्रदेश सरकार को भी कई बार लिखित दिया, ज्ञापन दिया कि यहाँ साहब हालत ठीक नहीं है और यहाँ कुछ मदद करिए। तो उन्होंने राहत वाली बात की कि राहत सामग्री दे रहे हैं। राहत सामग्री 4-10% मिल रही है, बाकी 50-100% नहीं मिल पा रही है। उससे काम चलने वाला नहीं है। महोबा के चरखारी, खरेला और करबई में पानी की समस्या गंभीर है। 75 टैंकर प्यास बुझाने में लगे हैं। अब लातूर के बाद रेलगाड़ी से मिलने वाली पानी से महोबा की प्यास कितनी बुझेगी, ये वक्त बताएगा। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, महोबा। महाराष्ट्र के लातूर में पानी को लेकर हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। मंगलवार को बोरवेल से पानी भरने गई एक महिला की गर्मी और लू से मौत हो गई। ये महिला पानी के लिए घंटों लाइन में खड़ी थी। इससे पहले महाराष्ट्र के बीड़ में भी पानी भरने गए 2 बच्चों की मौत हो गई थी।
लातूर के इस परिवार में मातम पसरा है। इन बूढ़ी आंखों ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक मटके पानी के लिए उन्हें जिंदगी की कीमत चुकानी होगी। मंगलवार को 45 साल की केवलबाई बोरवेल से पानी लेने के लिए कई घंटे कतार में खड़ी रहीं। धूप और लू से बेहोश होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक वो जिंदगी की जंग हार चुकी थी। पानी की वजह से जान गई उनकी। उसका सर्वस्वी जवाबदार तहसीलदार, बीडीओ और सरपंच, ग्राम सेवक है। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सदा उनको होना चाहिए। मराठवाड़ा का लातूर सदी के सबसे बड़े सूखे से जूझ रहा है। तपती गर्मी और लू में लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। मराठवाड़ा के ही बीड़ में पिछले महीने कुएं से पानी भरते वक्त 2 बच्चों की मौत हो गई थी। टैंकर की लूट और पानी पर होने वाली झड़पों को देखते हुए सरकार को धारा 144 लगानी पड़ी थी। इसके बाद यहां जलदूत और वाटर एक्सप्रेस के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की ये मदद कुदरत की मार से राहत नहीं दिला पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भीषण गर्मी के बीच उत्तर भारत में हल्की बारिश से राहत मिली है। दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश से तापमान में गिरावट आई है। हालांकि कई राज्यों में अब भी लू से लोगों का जीना मुहाल है। दिल्ली में बूंदाबांदी के साथ ही मौसम का मिजाज बदल गया। पिछले कुछ दिनों से गर्मी और लू से परेशान लोगों को इस बारिश से खासी राहत मिली है। इससे अधिकतम तापमान गिरकर 39 डिग्री पर आ गया। राहत मिली, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भयंकर बच्चे को भी बहुत परेशानी हो रही आने जाने में। इतने दूर गर्मी से बच्चे परेशान हैं, बहुत बारिश होने से राहत मिली थोड़ा। उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर आंधी आई और हल्की बारिश हुई। इससे नुकसान तो हुआ, लेकिन मौसम सुहाना हो गया। पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलीं। उधर असम में तेज बारिश से बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इससे कई जगहों पर जमीन धंसने की खबर है। गुवाहाटी और सिलचर के बीच रेल सेवा रोक दी गई है। Good number of landslides are reported, and what we have done, more than 100 families, we have already evacuated them. We have relocated them in different safer locations, and we have declared 350 locations as vulnerable and highly vulnerable locations. गुजरात में बादल छाए रहने से तापमान में 2 डिग्री तक की कमी आई। हालांकि दक्षिणी राज्यों में लोग गर्मी से अब भी बेहाल हैं। केरल के अधिकतर शहरों में तापमान 40 डिग्री के आसपास है। ओडिशा में भी 13 जगहों पर तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब कुछ और अहम खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी डोनाल्ड ट्रंप को मिलना लगभग तय हो गया है। दावेदारी में ट्रंप को चुनौती दे रहे आखिरी उम्मीदवार जॉन कैसिज भी दौर से हट गए हैं। उन्होंने कल ओहियो में प्रचार रोकने की घोषणा की। एक अन्य उम्मीदवार टेड क्रूज पहले ही मैदान से हट चुके हैं। जुलाई में रिपब्लिकन पार्टी के सम्मेलन में ट्रंप की उम्मीदवारी का ऐलान महज औपचारिकता है। शुरुआत में रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवारों की दौड़ में 16 उम्मीदवार थे। कनाडा के जंगलों में भयंकर आग के बाद अल्बर्टा प्रांत में इमरजेंसी लगा दी गई है। राज्य के मैकमुरे शहर के सभी 88,000 निवासियों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम चल रहा है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह आग रविवार को लगी, लेकिन हवा के साथ ये शहर तक पहुंच गई। शहर के 1600 इमारतों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर आग पर अगले 24 घंटों में काबू नहीं पाया गया तो पूरा शहर तबाह हो सकता है। शहर के आसपास तेल खनन भी होता है, इसलिए कई पाइपलाइनों को बंद कर दिया गया है। हिंदी फिल्म जगत के जाने माने फिल्म संगीतकार नौशाद की आज पुण्यतिथि है। नौशाद साहब ने जहां एक तरफ फिल्म संगीत को मेलोडी दी, वहीं उसे अपनी शास्त्रीय जड़ों से भी जोड़े रखा। नौशाद साहब ने संगीत की शुरुआती शिक्षा उस्ताद गुरबत अली, उस्ताद यूसुफ अली और उस्ताद बब्बन साहिब से ली। बतौर कंपोजर 1940 में उनकी पहली फिल्म आई प्रेम नगर। फिर 1942 में नई दुनिया में बाकायदा संगीतकार का दर्जा मिला।
1944 आते आते नौशाद साहब का रुतबा बढ़ चुका था। उन्होंने अंदाज, बैजू बावरा, मदर इंडिया, मुगले आजम, मेरे महबूब जैसी हिट फिल्में दी। फिल्म जगत में योगदान के लिए नौशाद को 1981 में दादा साहब फाल्के और 1992 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया। 5 मई 2006 को नौशाद ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल में कसक सी होती है, मेरे दिल में कसक सी होती है, तेरी राह से जब मैं गुजरती। दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। और आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। अगस्टा वेस्टलैंड मामले में बड़ा खुलासा। इटली के जज ने कहा किसी राजनेता के खिलाफ सबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग को सरकार ने किया खारिज। घरेलू कोयले के इस्तेमाल संबंधी नियमों में ढील। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला। बिजली उत्पादन में राज्य कर सकेंगे सभी कोल ब्लॉक का इस्तेमाल। लागत में आएगी कमी। पश्चिम बंगाल में आखिरी दौर के लिए वोटिंग जारी। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें। 25 सीटों पर 170 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मोबाइल टावरों के रेडिएशन से स्वास्थ्य को खतरा नहीं। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान। कैंसर और दूसरी बीमारियों के बातें अफवाह, वैज्ञानिक आधार नहीं। तंबाकू कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। सिगरेट पैकेट की 85% हिस्से पर देनी होगी वैधानिक चेतावनी। 26-27 मामले कर्नाटक हाईकोर्ट में स्थानांतरित। 8 हफ्ते में निपटारे का आदेश। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मेरे साथ चुनाव से जुड़ी खबरें लोकतंत्र 2016 में।